The first topic that we're going to discuss is force, and the first thing that we know about force is F is equals to ma, which is also known as Newton's second law. And we also get from here that A is proportional to force and A is inversely proportional to mass. We have studied about force that force can change direction, motion, shape एंड स्पीड। ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ा हुआ है। रिजल्टेंट फोर्सेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स एज अ सिंगल फोर्स इसको हम डिफाइन करते हैं। इट्स अ सिंगल फोर्स दैट हैज ऑल द फोर्सेस कंबाइंड टुगेदर। जो हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े हुए हैं अपने पास, उसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, हमने वेट पढ़ा। वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। वेट। फिर वेट के अगेंस्ट हमने अपथर्स पढ़ा, विच इज द रिएक्शन फोर्स बाय वाटर। फिर हम लोगों ने ड्रैग फोर्स पढ़ा, या जिसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स बाय द वाटर। फिर हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन। अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें, एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड अपवर्ड हमारे पास कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होगी। एंड इनका रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल होगी? एफ आर वुड बी इक्वल्स टू जीरो। वाई वुड बी जीरो? बिकॉज ऑब्जेक्ट किस पोजिशन में? स्टेशनरी पोजिशन में है। अगर किस टाइप की मूवमेंट होती, सो अगर अपवर्ड मूवमेंट होती तो कांटेक्ट फोर्स वुड बी बिगर देन वेट। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होती तो वेट वुड बी बिगर देन कांटेक्ट। अगर किसी टाइप ऑफ मूवमेंट हो रही होती हमारे, ठीक है। अगर वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड अप थर्स्ट अपवर्ड एक्ट करेगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी एंड विस्कस ड्रैग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और रिजल्टेंट फोर्सेस को मेजर कैसे करते हैं वो तो बेसिक है, वो हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम्स में पढ़ा हुआ है क्या, और मूवमेंट्स में भी पढ़ा हुआ है कि अगर इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो F1 एंड F2 would be equals to resultant force। एंड अगर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो F1 माइनस F2 होगा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। बाकी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है। हाँ, डिक्रीजिंग फोर्स हम उसको बोलेंगे। फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एंड फोर्स एज अ, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट कुड हैव अ नेगेटिव डायरेक्शन, नथिंग मोर देन दैट। बाकी फोर्सेस को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो फोर्सेस जो है वो मूवमेंट्स में भी आती हैं एंड मोमेंटम में भी आती है। मूवमेंट में कैसे आती है? मूवमेंट की डेफिनेशन ही एफ क्रॉस टी है। फोर्स
एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। और मोमेंट आर्म क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट्स, हमें बस यही बात याद रखनी है, और मैं मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करता हूँ कि दिस इज द पिवट। पिवट कहते किसको है? अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स। एंड पिवट से, ये हमारे पास अगर फोर्सेस डायरेक्शन में लग रही है, पिवट से फोर्स तक का जो डिस्टेंस होगा, ओनली दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विद फोर्स। इन बिटवीन अगर हमारे पास टू फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, F1 एंड F डैश, एज देर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मोमेंट आर्म क्या बनेगा? फोर्स से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब जो ये डिस्टेंस बन रहा है दैट इज बिटवीन टू फोर्सेस, दिस इज नॉट ऑफ एनी यूजेज, इसको हम कभी भी नहीं लेंगे। सो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट मूवमेंट? इसके अंदर हमारे पास रिजल्टेंट मूवमेंट किसके इक्वल होगा? और अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, हमने पढ़ा हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके इक्वल होता है? एंड रिजल्टेंट मूवमेंट उस केस में हमारे पास क्या होता है? जीरो। तो ये आ गया रिजल्टेंट मूवमेंट हमारे पास, जिसको मैं आर एम से लिख देता हूँ, इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, आई रिपीट। एंड F1 D1 लिख देंगे हमने, यहाँ पे एफ डी लिखा हुआ है, माइनस एफ डैश एंड डी डैश। माइनस एफ डैश एंड डी डैश क्यों किया हम लोगों ने? बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे। अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते तो हम उसको सिंपली उसमें एफ डी, ठीक है। तो यहाँ से एफ डी वुड बी इक्वल टू एफ डैश डी डैश। अगर दीज फोर्सेस, अगर यहाँ पे भी हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही होती, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जानी थी? दिस इक्वेशन हैव बीन चेंज्ड एज एफ डी माइनस एफ डैश डी is equals to, let's name it, f1, and this distance from the pivot is d1, f1 d। अब कोई भी मिसिंग वैल्यूज है, हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और विल गेट रीच टू आवर आंसर। वन थिंग दैट वी नीड टू नो इज center of mass of regular shaped object is always at the center। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी रिपीट करा दूं, दैट यू गाइस ऑलवेज प्रोटेक्ट इज कपल। कपल हमारे पास मूवमेंट होता है व्हेन टू equal and opposite forces equal and opposite forces are acting on the object। For example, steering wheel, normally and very टू द पॉइंट एग्जांपल, हमारे पास स्टीयरिंग व्हील होता है जो कार का होता है। सो दिस इज अ स्टीयरिंग व्हील, दिस इज F1, this is F2, and also keep this in mind that the length of these arrows, uh hold on, when it comes to couple, now we need to keep one thing in mind कि जब भी हम कपल के बारे में बात करेंगे, हम लोग सेंटर से डिस्टेंस नहीं लेंगे, बट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स डिस्टेंस लेंगे। यानी कपल फॉर F1 would be equals to F1D, and coupled for F2 would be equals to F2D। ठीक है। whenever we तो are कठिन नहीं finding कर सकते? couple whenever we are finding a couple of, और देखो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है।
since F1 is equals to F2 only acting in opposite direction, ठीक है? For example, this is 6 Newton. This would also be 6 Newton, only acting in the opposite direction, multiplied by the distance, which would be the same for both of them. So the answer would be same. Couple में हम, although we do not apply this into our syllabus, but it's good that we know about this. Center of mass discuss हो गया कि अगर 100 सेंटीमीटर का स्केल है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर के बिल्कुल 50 मार्क के ऊपर हम लोगों के पास जो है वो उसका सेंटर ऑफ मास बन रहा होगा. एंड another important thing कि mass would affect the equilibrium. Keep this in mind. That is, if you expect के mass change करने से equilibrium point पे कोई effect नहीं आएगा, that is very low. So mass would always affect the equilibrium of the object. हम उसको जहां पे भी add करें, it would definitely affect the flow. बाकी मोमेंट्स के फॉर्मूलाज है हमारे पास. प्लम लाइन को हम डिस्कस करते हैं. प्लम लाइन हमारे पास क्या होती है? Which is used to check the linearity of the object. बाकी इक्विलिब्रियम में जब ऑब्जेक्ट होता है, बल्कि सॉरी, प्लम लाइन हम यूज करते हैं कि हम लोग उसको, हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है हम उससे हैंग करेंगे, when this plumb line will stop rotating, it means कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में. that is the point when we would क्रॉस करेंगे. और फिर जो ये क्रॉस सेक्शन हमारे पास बनता है हमारे पास उन पॉइंट्स का, तो उन जहां पे ये क्रॉस बन रहा होगा, हम वो वाला जो पॉइंट होगा वो दैट वुड बी कंसिडर एज सेंटर ऑफ मास. ठीक है. और बाकी इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग आते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर बात होती है, तो इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ resultant force and resultant movement is equals to 0. ठीक हो गया. Resultant force and resultant movement is equals to 0. If any one of it is not 0, if resultant force is 0 and resultant movement is not 0, I'll write it as Rf and Rm for both. If resultant force is 0 but resultant movement is not 0, object would rotate. If resultant movement is 0 but resultant force is not 0, then हमारे पास क्या होगा? There would be a linear motion of the object. Possibility of linear motion. For an object to be in complete equilibrium, we must know that. बाकी हम लोगों ने वो तो डिस्कस किया हुआ कि as long weight and contact force are in line, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टेबल होता है. As soon as weight is to the right of contact force, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? Would fall. Weight. So these are the few pointers जो moments में हमें याद रखने हैं. And please do not forget, always take the distance between force and the pivot point. No other distance is right for this thing. अच्छा जी, when it comes to movement, momentum is considered as product of mass and velocity. It's a vector quantity. And then हमारे पास momentum and Newton's second law होता है, F is equals to ma. A is considered as v minus u over t. तो ये बन गया हमारे पास mv minus mu over t. This is known as average force and this is known as rate of change of moment. अब इसमें f क्रॉस t, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, mv minus mu आ जाएगा. दिस वुड बी नोन एज नाउ impulse. ठीक हो गया. This impulse would be considered as
हम लोगों ने मल्टीपल टाइमिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि हमने इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में उसने 1 मार्क से पूछा हुआ है, सॉरी हमने चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट किया और उसने नेक्स्ट पार्ट में हमसे इम्पल्स कैलकुलेट करने को बोला, दैट मींस कि दिस वुड बी इक्वल टू दिस। हमें जस्ट सिंपली इसका आंसर लिख देना है। एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने को बोल रहा है तो उसने अगर हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, विल गेट द एवरेज फोर्स फ्रॉम देयर। मोमेंटम के अंदर फिर इक्वेशंस आ जाती है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें कंसिडर होता है कि अगर हमारे पास टू पोल्स हैं, they are moving in the same direction, velocity v1 and v2 and mass m1 and m2. Supposedly if mass m1 is equals to m2 and v is slightly bigger than v2, so and they are both moving in the same direction, the momentum of ball 1 would be m1 v1 and momentum of ball 2 would be m2 v2. After collision, if they keep on moving in the same direction, then their velocity would change to v1 dash and v2 dash, just to show that this is the velocity after collision. So the momentum would be m1 v1 dash plus m2 v2 dash. But in case after collision, they are moving in opposite direction now. So if they are moving in opposite direction after collision, then the equation, what would the equation now? M1 V1 dash minus M2 V2 dash. Because as it's a vector quantity, direction change होने से उनका sign भी change होता है. And if after collision, both the bodies have stick together, then the equation, how would be the equation change? It would become M1 plus M2 into V. Before collision वाली equation exactly same ही रहेगी. There is no need to write that again and again. ठीक है। हाँ, अगर इफ दे हैव मेंशन के उनकी हेड ऑन कोलिजन हो रही है, इफ हेड ऑन कोलिजन, तो अगेन यहाँ पे हम क्या साइन ऐड कर देंगे, माइनस का साइन। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? कोलिजन्स इन विच kinetic energy of the system remains constant. That is velocity before collision is equals to velocity after collision. If there is no significant change in the value of velocity, that is only possible in isolated systems. And isolated system in chemistry, we have studied that isolated systems कौन से system होते हैं? In which no external forces involved. No external force is involved. ठीक हो गया? सो इलास्टिक लिंक्स हमारे पास में आते हैं। और हाँ, अगर एक बॉडी है वो अप्रोच करिए टुवर्ड्स द सिस्टम एंड आफ्टर कोलिजन रीबाउंड करती है, तो व्हाट वुड बी द चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू दिस? और कोलिजन इज इलास्टिक, एम वी एंड वी डैश, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा? माइनस एम वी वन डैश माइनस एम वी। मास को आप बेशक कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा माइनस एम वी डैश, ठीक है, बन जाएगा -2 mv। ठीक है। velocity after collision, velocity before collision, and अगर if it's elastic, this means इनकी वैल्यू जो है इन मैग्नीट्यूड सेम होगा, इन मैग्नीट्यूड इनकी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट होंगी, but the only difference would be in the direction. So this would be equals to -2। रीबाउंड का अगर कहीं पे टर्म यूज होता है रीबाउंड का, इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी ये पढ़ा था कि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे इट वुड बी समथिंग लाइक दैट। अब दोनों की हाइट वुड बी सेम। व्हाई द हाइट इज सेम आफ्टर रीबाउंड? कि हम लोगों ने रेजिस्टिव फोर्सेस जीरो रखी हुई,
लेकिन अगर हम यही रीबाउंड का ग्राफ वेलोसिटी में बनाएंगे, रीबाउंड कह रहा हूँ सॉरी, ऑब्जेक्ट फॉलिंग वाला, it would be like this. चूंकि velocity is a vector quantity, it could have a negative value, but speed is a scalar quantity, it could never have a negative value. This was a many different graphs. So we have covered with movement, momentum, and the elastic collisions. What was the other topic, Ahmed? सर ये ग्राफ वाला दोबारा समझाओ। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, तो अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग, तो हम उसकी डायरेक्शन को, ये अब ये वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट गोइंग अप। हमें कैसे पता? क्योंकि अपवर्ड जाते हुए स्पीड क्या करती है? डिक्रीज करती है। इस वजह से ये देखो डिक्रीजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी दो रीजंस है। पहला कि रेजिस्टिव फोर्सेस जी, और उससे अगला ठीक है, वापसी नीचे आते हुए। ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है व्हेन इट्स गोइंग डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड आते हुए स्पीड क्या करती है? इंक्रीज करती है। बट इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है? कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ है और ये एक स्केलर क्वांटिटी का ग्राफ है। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन इज ओनली पॉसिबल इन वेक्टर क्वांटिटीज, नोवेयर एल्स। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को हमने इसी तरीके से पढ़ा। फिर तो वो चेंज क्यों बना है वो वाला ग्राफ नीचे वाला, लाइक मतलब वो तो स्ट्रेट उसमें क्यों जा नेगेटिव रहा है? वैल्यू, उसमें नेगेटिव वैल्यू आ सकती है ना, क्योंकि वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव होता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हम उसमें शो कर सकते हैं। स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वांटिटी, उसमें हम डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। ओके। अब हमदान एंड अरहम के टॉपिक्स कवर अप हो गए। अहमद, व्हाट वाज योर कंसर्न बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ, व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग किस चीज को डिस्कस करते हैं? पहले तो मैं नॉर्मली आप लोगों को बताता हूँ कि स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर क्या चीजें आती हैं, उसको हमने कैसे याद किया हुआ था? विबग्योर, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट अप्रोच, बट मैंने आप लोगों को विबग्योर से याद करवाया था। ये हमारे पास क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके अंदर हमने और पॉइंट क्या याद किया था? द अदर पॉइंट वाज कि इन ऑर्डर व्हेन वी गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, वेवलेंथ हमारे पास क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। स्पीड डिक्रीज करेगी। एज पर द बुक, आई डोंट एग्री विद दिस, मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूँ, बुक में लिखा हुआ है कि रेड की स्पीड ज्यादा होती है, वॉलेट की कम होती है हमारे पास। एंड रिफ्लेक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दैट इज कि अगर हम एक प्रिज्म लेते हैं, उसमें रेड लाइट आती है, मैं रेड एंड ब्लू कलर ही यूज कर लेता हूँ। रेड लाइट आती है, इट वुड रिफ्लेक्ट लेस, इट वुड बी ऑन टॉप। एंड उसी की कंपैरिजन में अगर वॉयलेट कलर आता है, तो वो हमेशा क्या बनेगा? बॉटम पे आएगा। रेड एंड वॉयलेट। हाँ, अगर वो वहीं पे कंपैरिजन करते हैं ग्रीन का, ग्रीन कलर रेड के क्या आ रहा है? रेड के बाद आ रहा है, तो रेड वर्सेस वॉयलेट हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है। अगर येलो वर्सेस ग्रीन आता है, तो ग्रीन कहाँ पे होगा? बॉटम पे होगा। और येलो कलर कहाँ पे होगा?
येलो वुड बी एट टॉप टू इट, cause येलो की रिफ्लेक्शन लेस होगी एज कम्पेयर टू ग्रीन। तो हमें ये कुछ पैरामीटर्स जो है वो याद रखते हैं व्हेन इट कम्स टू विजिबल स्पेक्ट्रम। अब आते हैं ऑन पॉइंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने कैसे याद किया था। रग्बी रग्बी मैचेस। मैच इज वेरी अनलाइक, साथ साथ लिख भी देता हूँ, रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक xylophone गेम। अब इनके फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट्स हम लोगों ने जो है वो किए थे, I, N, R। तो R रिप्रेजेंट रेडियो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, यूवी रेज एंड एक्स-रे एंड gamma rays। So in going from radio to gamma, वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन ओवर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज करेगा। एंड हाँ, इसके अलावा तो उसमें और सबसे कोई चीज़ नहीं होती है। बाकी इनके यूजेस हैं। गैमा मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज होता है, गैमा कैंसर सेल्स के लिए यूज होगा। एक्सरेज किस में यूज होता है, मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है, स्कैनिंग के लिए यूज होता है। गैमा रेडिएशन हमारे पास जो है मोस्टली कैंसर के लिए, यूवी हमारे पास किसके लिए यूज होती हैं, सनबेड्स में यूज होती हैं, और किसके लिए यूज होती हैं, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। एंड जो विजिबल है वो किस किस के लिए यूज होती है, विजिबल विजिबल किस लिए यूज होता है हफ्सा। photosynthesis and seeing around the globe हाँ, world. Yeah. फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। इंफ्रारेड कंट्रोल सिस्टम्स में यूज होता है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स में यूज होता है। माइक्रोवेव हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, मोस्टली सैटेलाइट्स के लिए। रेडियो एंड कुकिंग के लिए, रेडियो वेव्स हमारे पास जो है कम्युनिकेशन के लिए होता है। शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोग एक्सरे रेडियो वेव्स का यूज करेंगे, लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए उसका यूज करते हैं। और हमने ब्लूटूथ के अंदर भी कौन से यूज करते हैं, हमारे जो न्यू टॉपिक था ब्लूटूथ, ब्लूटूथ में कौन सी रेडिएशन यूज होती हैं, हमने माइक्रोवेव को यूज किया। बाकी जो कॉलिंग जो न्यू टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आया था डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल का आया था। एनालॉग सिग्नल हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल, और जो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है। मोर नॉइज होती है इसके अंदर, एंड डाटा लॉस। दूसरा हमारे पास कौन सा था, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल। उसकी हमारे पास टू ही स्टेट्स होती हैं, इधर जीरो और वन, जिसको हम ऑन, सॉरी, ऑफ एंड ऑन कहते हैं।
और ये कैसा दिखता है हमारे पास, इज 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। और कॉल वाला तो हमने पढ़ ही लिया था कि कॉल कैसे होती है हमारे पास। सबसे पहले क्या आएगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करेगा, हमारे को साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। दिस वुड बी फेड टू, किसमें होगा हमारे पास, एनालॉग टू एडीसी में जाएगा, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से हमारे पास आउटपुट किसको मिलेगी, फोटो डायोड को। फोटो डायोड उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, सॉरी फोटो डायोड को नहीं, लेजर को। के अकॉर्डिंगली क्या करेगी, ऑन एंड ऑफ करेगा। एंड ऑप्टिकल फाइबर, फिर रिसीविंग एंड पे हमारे पास, रिसीविंग एंड में बीच में हमारे पास रीजनरेटर्स वगैरह भी लगे होते हैं। बल्कि why don't I show you the diagram from the book rather than, यहाँ से हमारे पास माइक्रोफोन आया। माइक्रोफोन इज एक्टिंग लाइक अ, माइक्रोफोन क्या एक्ट करेगा, एज अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, हमने पढ़े थे, ट्रांसड्यूसर्स जो कन्वर्ट करते हैं वन टाइप ऑफ इनपुट इनटू अदर टाइप, फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्जन होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है, जो हमारी साउंड को, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इनटू जीरोस एंड वंस। जब जीरोस एंड वंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एज यू कैन सी हियर एज वेल, कि एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हो गया डिजिटल में। फिर लेजर डायोड जो जीरोस एंड वंस के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ऑन एंड ऑफ होगा, ऑप्टिकल फाइबर में जाएगा। फोटो डायोड के ऊपर जब जाएगा, वो जीरोस एंड वन को किस में कन्वर्ट करेगा, वापस सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। रीजनरेटर जो है उसको रीजनरेट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी को वो करेगा। फिर डीएसी जो है डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा वापस साउंड में। एम्पलीफायर हमारी साउंड को एम्पलीफाई करेगा, एंड लाउड स्पीकर वुड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू, इसमें कन्वर्ट करेंगे साउंड में। सिंस वी आर हेयर, उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि एनालॉग जो रीजनरेटर्स का काम है, वो हमारी नॉइस को रिड्यूस करके वापस से क्या करते हैं, क्लीनर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और जो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन हमारे पास बुक में दी हुई है, दिस इज एनालॉग सिग्नल, दिस इज डिजिटल सिग्नल, एज आई शोन इट टू यू बिफोर। एंड ब्लूटूथ का हमारे पास शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन यूजेस रेडियो वेव्स। एंड अगर हमें लॉन्ग कम्युनिकेशन करनी है, वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो भी किया था, कि अगर हमें शॉर्ट रेंज, आई फॉरगॉट टू राइट डाउन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हमारे पास रेडियो वेव्स में होती है। मैंने वो भी बोल दिया था, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन इट टू यू। बट यहाँ पे उन्होंने किया हुआ कि यूजेस रेडियो वेव्स, एंड मोस्टली जो है वीकेंड्स ओवर, जब हम उसमें वो ऐड करते हैं उसके अंदर। फिर वो जो ऑप्टिकल नीचे फाइबर के डायग्राम अंदर है ये उसमें कुछ से पॉइंट्स के अंदर जो है वो भी कुछ चीजें ऐड। सैटेलाइट्स में हमारे पास, हाउ डू वी डिफाइन सैटेलाइट्स, जो ऑर्बिट करते हैं अर्थ को, हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स में हमारे पास क्या आता है, मून आता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में हमारी कॉमन सैटेलाइट्स आती हैं। सैटेलाइट्स में हमारे पास टू टाइप्स आती हैं, एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स आती हैं और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आती हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि दे स्टे अबव वन पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एंड कवर अ लार्जर एरिया। ठीक है, मोस्टली वन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है कवर्स अ एरिया ऑफ 120 डिग्रीज। और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का क्या होता है, अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट याद रखना है, हम लोगों ने स्पेस फिजिक्स में पढ़ा था, इफ फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतना पीरियड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीरियड वुड इंक्रीज। जितना क्लोजर टू अर्थ सरफेस होगा, उतना ही पीरियड हमारे पास क्या होगा, लेस होगा। नॉर्मली जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेती हैं, मेरे जियो स्टेशन सैटेलाइट्स कंप्लीट से ऑर्बिट इनटू 24 आवर्स। सो अगर इनका आपस में लिंक क्रिएट करने को बोले,
सो हम डिस्टेंस वाइज तो हम कहेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वेयर एज जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स एंड दे आर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस। एंड हमारे पास GMM/R² का फॉर्मूला यूज होता है इनके लिए, और GMM/R+H का होल स्केल यूज होता है इस काइंड ऑफ सैटेलाइट्स के लिए। अर्थ सरफेस के लिए ये मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड जी जो है नॉर्मली जो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है वो हम लोगों ने उसके अंदर भी पढ़ा हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ स्पेस फिजिक्स के अंदर कितना होता था, 6400 किलोमीटर और 6.4 मेगामीटर। द चॉइस इज आवर्स। और 6.4 into 10⁻⁶ meters, and mass of the earth होता है 6 into 10⁻24 kilograms। याद करने की जरूरत नहीं है, डाटा उसने हमें दिया हुआ होगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि हम इसको क्या करेंगे। बाकी मोबाइल फोन्स के हैं कि वो रेडियो वेव्स को भी यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स को भी यूज करते हैं, बिकॉज हमारी लॉन्ग एंड शॉर्टर रेंज दोनों होती हैं। और हैजर्ड्स में हमें पता है कि स्किन एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा टॉपिक था हमारे पास? थर्ड टॉपिक भी कवर अप हो गया हमारा। व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक? इज देयर एनी टॉपिक लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड? हमारे पास रेजिस्टेंस में टू टॉपिक्स आते हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर एंड वेरिएबल रेजिस्टर आता है। वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल अक्सर पूछते हैं, तो वो हम ऐसे भी बना सकते हैं और हम ऐसे भी बना सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला एंड सर्किट कुछ इस तरीके से दिखता है। जिसके अक्रॉस आउटपुट लेना है, उसके अक्रॉस वोल्टमीटर R2, R1 एंड V1, V इनपुट व्हाटएवर। सो इसको वी आउट कहते हैं। सो वी आउट जिसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस टॉप पे, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू वी इन। सपोजिटली वोल्ट मीटर अगर यहाँ पे अटैच्ड होता तो टॉप पे क्या आना था, वी आउट इज इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 वी इन। बाकी मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको वैल्यूज लिख के दिखाई नहीं है कि वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वहां पे वोल्ट मीटर की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको मिस्टेक नहीं करना आप लोगों ने। सपोजिटली वो कहते हैं इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज्यादा। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कम। अगर इसकी बढ़ गई है तो 6 वोल्ट यहाँ पे आ जाए, मतलब जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी उसमें 6 वोल्ट का रट्टा लगा के मत बैठ जाना। जस्ट अ कॉमन सेंस के उसमें क्या आता है। मेरा भी जब हम वेरिएबल रेजिस्टर का सर्किट बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लैंप अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जब हम टूवर्ड्स पॉइंट बी जाएंगे तो आर हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा। जब पॉइंट ए की तरफ जाएंगे तो आर हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। दिस इज वी इन, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस आर, दिस इज द रेजिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट, ये वाली स्मॉल आर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आउट, यानी अक्रॉस द लेंथ जो वोल्ट मीटर हमने अटैच किया है, स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी इन। अब स्मॉल आर ये वाला है हमारे पास। अब ऑब्वियसली जब हम मीटर को इस तरफ मूव करेंगे तो आर वुड बी इक्वल्स टू कैपिटल आर, और वी आउट किसके इक्वल आ जाएगी, वी इन के। तो हमारी थ्योरी इसमें इसके हिसाब से चलेगी, सो इसमें मिस्टेक आपने नहीं करनी है। दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट जो है दो टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स में हमारे पास आते हैं। डायोड का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, कि अगर सिंगल डायोड लगा हुआ होगा तो अगर हमारे पास इनपुट ये है तो आउटपुट पे क्या आएगा, ये आएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सिर्फ एक आउटपुट आएगी, दूसरी कट हो जाएगी। ठीक है, डायोड ओनली कंडक्ट्स जब
पॉजिटिव ऑफ द बैटरी पॉजिटिव से अटैच होता है, नेगेटिव ऑफ द बैटरी नेगेटिव से अटैच। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स लगे हुए होंगे, दैट इज ब्रिज सर्किट होगा such that two diodes are parallel to each other like this। तो आउटपुट हमारे पास, अगर इनपुट ये है तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी? इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ये टॉपिक वाइज हमारे सिलेबस से आउट हो चुका हुआ है, बट आई स्टिल वांट्स माय स्टूडेंट टू नो दिस बिकॉज़ लेटर ऑन जाके उन लोगों ने यूज करना है। इज देयर एनीथिंग एल्स? ये दोबारा बता दें इसके बारे में, ये कौन सा रेक्टिफिकेशन क्या रेक्टिफिकेशन था? वाला? मतलब सिंगल अगर मीन्स डायोड लगा होगा, रेक्टिफिकेशन का काम होता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, वन डायरेक्शन। अब ये देखो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, इसमें जस्ट एक डायरेक्शन आ रही है। सिमिलरली समटाइम्स ऐसे भी सर्किट लगे हो सकता है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ध्यान रखना कि अगर इन्होंने ऐसी सर्किट अटैच किया हुआ है, ऐसे अटैच किया हुआ है, इट मीन्स कि अब अगर इनपुट ऐसे है तो इसकी आउटपुट कैसे आएगी? ये प्लेन फिर आउटपुट, प्लेन फिर आउटपुट, मतलब वो सिर्फ नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट करा है। सो अगर आप डायोड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओगे तो वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लगाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, बट सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है? तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, जिसमें ऑल्टरनेटिंग कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट करंट के अंदर, और आउटपुट इनपुट ये होती है एंड आउटपुट में हमारे पास ये आ रहा है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।